हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स का ये पहला चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली मेंडल के जो दिए हुए नियम हैं उनको पढ़ते हैं और ऐसे नियमों को भी पढ़ेंगे जो मेंडल के नियमों से अलग हैं, है ना। तो आज का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे बायोलॉजी के कोई भी एग्जाम की बात कर लो, हर एक एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आने हैं। और ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग अपना यूज करना पड़ेगा, खपत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे इस प्यारे से चैप्टर की। थोड़ा बड़ा ये चैप्टर होने वाला है, लगभग 12-13 लेक्चर जाएगा ये चैप्टर, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि बढ़िया से डिटेल में पढ़ें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपके एग्जाम के हर एक क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इतना पढ़ा दूं आपको कि आपका इस चैप्टर से तो क्वेश्चन एक भी ना छूटे। वैसे तो हम हर चैप्टर में यही कोशिश किए हैं, पर यहां पर भी कोशिश यही रहेगी हमारी, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो जरूर इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़िया सा भी ऑफर चल रहा है और टेस्ट सीरीज भी बढ़िया सा ऑफर में चल रहा है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे भाई साहब, है ना। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, आनुवंशिकी का मतलब क्या होता है, हम इस मतलब जेनेटिक्स क्या है बेसिकली, आनुवंशिकी क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऐसे चीजों के बारे में पढ़ी जाती है कि मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, है ना, या माता पिता से बच्चे में जो गुण हैं वो कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं और कितने गुण जाते हैं। ये सारी चीजें एकदम आसान भाषा में अगर बोले तो जेनेटिक्स क्या होता है, पेरेंट्स से गुणों का, कैरेक्टर्स का बच्चों में जाना, है ना। मतलब कि कलेक्टिवली स्टडी करते हैं हम हेरिडिटी तथा वेरिएशन का। मतलब कि भाई पेरेंट्स से बच्चों में जो गुण जा रहे हैं यही हेरिडिटी होता है, और जिस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है इसे कहा जाता है इनहेरिटेंस, है ना। लेकिन वेरिएशन एक और वर्ड आता है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स से बच्चों में जो गुण आ रहा है उसकी वजह से बच्चों में कुछ विभिन्नताएं होती है ना। मतलब भाई ठीक है, पेरेंट्स के गुण बच्चों में जा रहे हैं तो बच्चे एकदम पेरेंट्स की तरह ही तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ना। तो ये डिफरेंसेस, जो भी विभिन्नताएं पाई जाती है बच्चों में पेरेंट्स से हटकर, यही क्या है, वेरिएशन। जैसे दो भाई बहन हैं ए और बी, दोनों में भी थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं पाई जा रही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस पाया जा रहा है, ये भी वेरिएशन है ना। एक मम्मी और एक बेटा, उन दोनों में भी विभिन्नताएं पाई जाती है, एक पापा और एक बेटी, उनमें भी मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में विभिन्नताएं पाई जाती है और यही क्या है, वेरिएशन है, ठीक है। तो याद रखेंगे जेनेटिक्स टर्म को किसने दिया था, डब्ल्यू बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था जेनेटिक्स टर्म को, ठीक है। देखो इस चैप्टर में साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको साइंटिस्ट के नाम भी बहुत अच्छे से याद रखने होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट का नाम, ठीक। तो क्या याद रखेंगे, सबसे पहले जेनेटिक टर्म, ठीक है, किसने दिया था, जेनेटिक टर्म किसने दिया था भाई साहब, हमारे बहुत ही ज्यादा फेमस साइंटिस्ट कौन थे, डब्ल्यू बैटसन, ठीक है। किसने दिया था, डब्ल्यू बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। डब्ल्यू बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने जेनेटिक टर्म को दिया था। और जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का एक्चुअल में मतलब क्या होता है ये आप लोग बताएंगे मुझे। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव स्टडी करते हैं हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन का, ठीक है। क्या लिख सकते हैं जेनेटिक का मतलब, कलेक्टिव, कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। हेरिडिटी एंड वेरिएशन का कलेक्टिवली अगर हम स्टडी करते हैं तो यही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। अब भाई साहब यहां पर एक नया टर्म आ गया, हेरिडिटी क्या होता है, ठीक है, हेरिडिटी, ठीक। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है ना। तो हेरिडिटी की अगर हम बात करते हैं, किसी भी जेनेटिक कैरेक्टर का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन होना, ठीक है। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर का, जेनेटिक कैरेक्टर आपको पता होगा, वो कैरेक्टर जो कि हमें माता पिता से मिला है उन कैरेक्टर को जेनेटिक कैरेक्टर बोलते हैं, है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जेनेटिक कैरेक्टर का पेरेंट्स
से, जेनेटिक कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है, बच्चे होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ऑफस्प्रिंग, जेनेटिक कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होना, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन होना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है, सॉरी हेरिडिटी कहलाता है। और अगर हम बात करते हैं वेरिएशन की, है ना, वेरिएशन, ये सभी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जेनेटिक्स में, इन सभी टर्म्स को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी स्पीशीज में जितने भी इंडिविजुअल हैं उनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस पाई जाती है और इन्हीं डिफरेंसेस को ही क्या कहा जाता है, वेरिएशन कहा जाता है। मतलब जैसे कि एक स्पीशीज मानव प्रजाति, ठीक है, मानव प्रजाति, अब इसमें जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी मानव है ना, जितने भी इंसान हैं, हर एक इंसान दूसरे इंसान से थोड़ा तो अलग है ना भाई, है ना, हर एक इंसान दूसरे इंसान से थोड़ा थोड़ा अलग है, और यही जो डिफरेंसेस है ये क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, है ना, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल में पाई जाने वाली डिफरेंसेस क्या कहलाती है, वेरिएशन कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, वेरिएशन कहलाती है, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट है ना, जिनकी स्टडी हम लोग कर लेते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं अगर, है ना, हिस्ट्री ऑफ रिसर्चेस इन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में कुछ साइंटिस्ट ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, तो उन साइंटिस्ट के नाम देख लेते हैं भाई साहब, है ना, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, ठीक, हिस्ट्री ऑफ रिसर्चेस इन जेनेटिक्स लिखते हैं इसको, ठीक है, रिसर्चेस इन, ठीक, हिस्ट्री ऑफ रिसर्चेस इन जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में क्या क्या रिसर्च हुए हैं, कौन कौन रिसर्च किए हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है G.J. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, बहुत ही महान व्यक्ति थे, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति, है ना, G.J. मेंडल, ठीक, G.J. मेंडल, ठीक भाई साहब, ये तो मतलब खतरनाक व्यक्ति थे, G.J. मेंडल। तो G.J. मेंडल को हम लोग जेनेटिक्स के पिता के नाम से, जनक के नाम से जानते हैं, आनुवंशिकी के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, आनुवंशिकी के जनक के नाम से हम लोग जानते हैं G.J. मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। डब्ल्यू बेटसन की अगर हम बात करते हैं, डब्ल्यू बेटसन, अगर हम डब्ल्यू बेटसन की बात करते हैं, तो डब्ल्यू बेटसन नाम के हमारे भाई साहब जो है, इनको कहा जाता है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, ठीक है, या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कहते हैं इनको। अब फिर अगला साइंटिस्ट आ जाता है हमारा भाई साहब, कौन, मॉर्गन चाचा, मॉर्गन, ये मॉर्गन कौन है भाई साहब, मॉर्गन बड़े प्रसिद्ध ये भी वैज्ञानिक रहे, है ना, इनकी अगर हम बात करते हैं तो इन्हें कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, है ना, प्रायोगिक आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है, किसको, मॉर्गन को, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया, ड्रोसोफिला पर किया, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया भाई साहब, ड्रोसोफिला पर एक्सपेरी, ये पेन मेरा गड़बड़ा गया है पता है, मैं दूसरे पेन से लिख रहा था, इस वाले पेन से लिख, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कैसे अजीब अजीब राइटिंग बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
फादर फादर हाँ, इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया? अरे ये भी गड़बड़ है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये वाला पेन था हमारा, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस पर किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया? ड्रोसोफिला, ठीक है। ड्रोसोफिला मतलब कि आपका जो हनी बी है ना, उस पर, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट प्रपोज किए, जैसे कि लिंकेज, ठीक है। इन्होंने क्या प्रपोज किया? बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, ठीक है। प्रपोज्ड, क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रपोज किया? लिंकेज, लिंकेज का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया इन्होंने, ठीक है। तो लिंकेज के बारे में किसने बात किया? हमारे मॉर्गन ने। फिर बात करते हैं अगर सेक्स लिंकेज की, सेक्स लिंकेज की बात इन्होंने किया। फिर ये क्रॉसिंग ओवर की बात भी इन्होंने ही किया, है ना। क्रॉसिंग ओवर की बात किए। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की भी बात इन्होंने किया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। फिर लिंकेज मैप, है ना, ड्रोसोफिला में लिंकेज मैप की बात भी इन्होंने किया है, ठीक है। लिंकेज मैप इन ड्रोसोफिला, ठीक है। ड्रोसोफिला में लिंकेज मैप की बात भी इन्होंने किया है। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं हमारे, कौन? ए गैरोड, ठीक है। ए गैरोड नाम के एक और साइंटिस्ट आते हैं, और इन्होंने क्या कारनामा किया है पता है? इनको वैसे तो ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के नाम से इनको जाना जाता है, और साथ ही साथ बायोकेमिकल जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, जेनेटिक्स, ठीक। बायोकेमिकल जेनेटिक्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब गैरोड ने पहला ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर को डिस्कवर किया, जो कि था एल्केप्टोन यूरिया, ठीक है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? यहां पर लिखते हैं डिस्कवर्ड। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? पहला मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर, फर्स्ट मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। पहला चया उपापचयी आनुवंशिक बीमारी को डिस्कवर किया, जिसे एल्केप्टोन यूरिया या ब्लैक यूरिन डिसीज कहा जाता है, ठीक है। क्या नाम है इस बीमारी का? एल्केप्टोन यूरिया, एल्केप्टोन यूरिया, ठीक है। एल्केप्टोन यूरिया, या जिसे ब्लैक यूरिन डिसीज भी कहा जाता है ना। और इस डिसीज में बेसिकली जो एंजाइम होता है होमोजेंटिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज, इसकी कमी हो जाती है, ठीक है। और इन्होंने वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक के बारे में भी कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ जेनेटिक टर्म्स की। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जेनेटिक टर्म्स हैं, जैसे आपके फैक्टर्स हो गए, एलील हो गया, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टर्म है ना। तो इन्हीं की हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला जो टर्म आता है वो क्या है? फैक्टर, ठीक है। पहला टर्म फैक्टर, ठीक है। फैक्टर, सबसे पहला टर्म हमारा आ जाता है क्या? फैक्टर। इसको बॉक्स में ऐसे भर भर के रखते जाएंगे ताकि बढ़िया से हमको समझ आए पढ़ने में, ठीक है। फैक्टर को बेसिकली यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है ना। हेरिडिटी की इकाई कहा जाता है, आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई फैक्टर के द्वारा ही किसी भी पेरेंट से अपने बच्चे में अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफर किया जाता है। मतलब जैसे मेरे माता पिता हैं, उनसे मुझे कुछ गुण मिले हैं, तो वो गुण या कैरेक्टर मेरे माता पिता से मेरे में कैसे पहुंचा?
फैक्टर के द्वारा ही, और आज के डेट में इसे जीन कहा जाता है। ठीक है, तो फैक्टर इसे क्या कहा जाता है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब इकाई। जैसे हमारे जीवन की इकाई क्या है? कोशिका है। वैसे ही हेरिडिटी या आनुवंशिकता की इकाई क्या है? फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर्स। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, मतलब कि कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस फॉर, सॉरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सॉरी, इनहेरिटेंस एंड appearance of characters, appearance of character, किसी भी कैरेक्टर के appearance और inheritance के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फैक्टर, या इसे हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। These factors were referred as genes, किसके द्वारा? जोहानसन के द्वारा। ठीक है, इस फैक्टर को आज के डेट में जीन कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? रिफर्ड एज जीन्स, रिफर्ड एज जीन्स, किसके द्वारा? बाय जोहानसन, बाय जोहानसन। कब कहा गया ये? 1909 में ये बात कही गई थी। ठीक है, 1909 में ये बात कही गई थी। फैक्टर को 1909 में जोहानसन के द्वारा जीन के नाम से जाना गया। मेंडल जो है इसे एलिमेंट भी, मतलब इसके लिए एलिमेंट भी यूज करते थे जीन के लिए, है ना। यहां पर लिख लेते हैं, मेंडल यूज, कौन सा टर्म यूज करते थे? यूज्ड द टर्म, कौन सा टर्म? एलिमेंट या फैक्टर। ठीक है, एलिमेंट या फैक्टर यूज करते थे। कौन? हमारे मेंडल भाई साहब, है ना। नाउ मॉर्गन ने पहली बार एक सिंबल यूज किया रिप्रेजेंट करने के लिए फैक्टर को। ठीक है, जैसे डोमिनेंट फैक्टर रिप्रेजेंटेड, मतलब डोमिनेंट फैक्टर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया किसके द्वारा? कैपिटल लेटर के द्वारा, और रेसेसिव फैक्टर को रिप्रेजेंट किया उन्होंने स्मॉल लेटर के द्वारा। तो ये जो हम लोग आज के डेट में लिखते हैं ना, टॉल को कैपिटल मतलब टॉल को कैपिटल टी से, और स्मॉल या ड्वार्फ को स्मॉल टी से यूज करते हैं। ये कैपिटल और स्मॉल टी, मतलब कैपिटल और स्मॉल का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया? मॉर्गन ने दिया। ठीक, तो यहां पर क्या लिखेंगे? मॉर्गन ने पहली बार फैक्टर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल दिया। ठीक है, मॉर्गन ने फैक्टर को रिप्रेजेंट करने में, मॉर्गन ने फैक्टर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल फर्स्ट टाइम यूज किए, पहली बार यूज किए। ठीक है, जैसे कि डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए इन्होंने क्या यूज किया? डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए इन्होंने क्या यूज किया? कैपिटल लेटर। अभी देखेंगे, सब चीज समझ आ जाएगा आपको, है ना। डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट मतलब प्रभावी गुण। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए इन्होंने क्या यूज किया? प्रभावी गुण के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया। और रेसेसिव या ग्राही, ठीक है, रेसेसिव कैरेक्टर के लिए इन्होंने क्या यूज किया? स्मॉल लेटर। ठीक है, रेसेसिव कैरेक्टर के लिए इन्होंने स्मॉल लेटर का यूज किया। अब ये तो रहा हमारा पहला टर्मिनोलॉजी। दूसरा आता है, अगर हम बात करते हैं दूसरे टर्म की या टर्मिनोलॉजी की, तो दूसरा टर्मिनोलॉजी है हमारा दूसरा एलिल। ठीक है, ये सब टर्म आपने सुना होगा
और जानते भी हैं लेकिन भूल जाते हैं हर बार, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। हमारे जेनेटिक्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये टर्म के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो एलील जो है बेसिकली अल्टरनेटिव फॉर्म होता है जीन का, जो कि सेम पोजीशन पर, सेम लोकस पर किसी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जीन के। जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म जो कहां पर रहते हैं, किसी भी होमोलॉगस, किसी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना, किसी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम में सेम लोकेशन, ठीक है, सेम लोकेशन, सेम लोकेशन में प्रेजेंट रहते हैं, है ना। ये सेम लोकेशन को क्या बोलते हैं, लोकाई, ठीक है, लोकाई या लोकस भी बोलते हैं। ठीक है, सेम लोकेशन को लोकाई या लोकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेम लोकेशन को लोकस या लोकाई भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ एलील टर्म जो है पहली बार बेटसन के द्वारा दिया गया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। एलील टर्म फर्स्ट टाइम किसने दिया, हमारे बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, एलील टर्म को पहली बार किसने दिया था, बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपको मैं बताना चाहूं, जैसे कि एक क्रोमोसोम मैंने यहां पर बना देता हूं, है ना, एक क्रोमोसोम कौन सा यूज करें, चलो ये यूज कर लेते हैं। ठीक, हाँ, नहीं दूसरा नहीं, ये वाला, है ना। अगर मैं एक क्रोमोसोम बनाना चाहूं यहां पर, मान लो कि ये एक क्रोमोसोम और ये उसका, मतलब भाई होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम एग्जैक्ट सेम होते हैं भाई, है ना। जैसे कोई जाइगोट है ना, जैसे कि एक जाइगोट है, तो ये एक जाइगोट है जो कि डिप्लॉइड होता है, जिसके पास डबल पेयर क्रोमोसोम होते हैं, है ना। तो मान के चलो जाइगोट का ये 12वें नंबर का क्रोमोसोम है। ठीक है, अब 12वें नंबर के क्रोमोसोम में भाई हमारे पास टोटल 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है, तो ये 12वां पेयर जोड़ी क्रोमोसोम है ना, 12वां जोड़ी क्रोमोसोम है। तो इसमें जो एक क्रोमोसोम है ये मिला रहता है फादर से, और दूसरा क्रोमोसोम है वो मदर से मिला रहता है ना। हर एक मनुष्य में या हर एक जानवर में जो कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, एक उसका जोड़ी, मतलब जोड़ी का एक क्रोमोसोम उसके फादर से मिले रहता है और जोड़ी का एक क्रोमोसोम उसके मदर से मिले रहता है। और याद रखना कि ये जो 12वां नंबर का क्रोमोसोम है ना, या कोई भी क्रोमोसोम हो, दो पेयर में, मतलब एक पेयर में है जोड़ी में, तो उस एक जोड़ी मतलब क्या, उसमें दो है, तो एक तो फादर से मिला, एक मदर से मिला। लेकिन याद रखना ये 12वें नंबर का है, तो फादर का भी 12वें नंबर का एक और मदर का भी 12वें नंबर का एक, ऐसे तब जाकर इसका 12वें नंबर का दोनों बना, ऐसा, है ना। तो ये याद रखना कि होमोलॉगस क्रोमोसोम में हमेशा क्रोमोसोम जो है पेयर में रहते हैं, है ना। होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब ही वही है कि दो क्रोमोसोम है जो आपस में एकदम सेम टू सेम दिखते हैं एग्जैक्ट, बट एक फादर से मिला है, एक मदर से मिला है। तो भाई यहां पर मान के चलो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, जिसमें यहां पर ये ए जीन, ये ए जीन, ठीक है, यही तो होगा ना भाई। एलील का मतलब क्या है ना, ऑल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, तो यही एलील है। क्या है ये एलील, जैसे ये ए एलील, तो ये यहीं पर रहेगा ए एलील, है ना। दो क्रोमोसोम, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम में ए एलील है और बी, ये भी ए एलील है। दोनों एलील एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव फॉर्म है और होमोलॉगस क्रोमोसोम में एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर प्रेजेंट है। वैसे ही यहां पर मैं और बना दूं, अगर यहां पर मैं और बना देता हूं, जैसे ये रहा एक और होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें यहां पर ये एक रहा कलर, है ना, ये रहा एक, ये रहा दो, तो ये मान के चलो ये कैपिटल ए है, सॉरी कैपिटल ए नहीं बनाते, एक बार तो बना चुके हैं, है ना। मान लो कि ये है कैपिटल टी है, तो ये भी कैपिटल टी ही होगा, है ना। तभी तो एलील कहलाएगा ना। ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है एलील, मतलब क्या, ऑल्टरनेटिव फॉर्म है जीन के। जैसे कि मान के चलो ये ए जीन है, दोनों
जीन है और दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव है और होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम लोकस पर प्रेजेंट है, तो इसी को ही तो क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एलील तो हो गया, टर्म किसने दिया, बैटसन ने। अब तीसरा आता है होमोजाइगस। ठीक है, तीसरा क्या आ जाता है हमारा, होमोजाइगस। तीसरा होमोजाइगस है ना। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, एक जाइगोट दो अलग अलग गैमिट से मिलकर बनता है ना। एक युग्मनज जो है अलग अलग युग्मक से मिलकर बनता है ना। तो अगर वो गैमिट, दो अलग अलग गैमिट जो है सेम आइडेंटिकल फैक्टर्स कैरी करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मतलब उस दोनों गैमिट से मिलकर जो जाइगोट बनेगा उसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगोट बोलते हैं, है ना। और इस प्रकार का जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, इस जाइगोट से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ, एक गैमिट कैपिटल टी और एक गैमिट और कैपिटल टी। ठीक है, इन दोनों के मिलन से क्या बन रहा है, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये क्या बना, ये सेम गैमिट है ना भाई, सेम प्रकार के गैमिट हैं और इन दोनों के मिलने से एक जाइगोट बना, तो ये जो जाइगोट बना इसे हम लोग बोलेंगे होमोजाइगोट। और इसके बाद इस जाइगोट से जब ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि जाइगोट जो है दो गैमिट से मतलब दो गैमिट के फ्यूजन से बनते हैं। ठीक है, अजाइगोट, यहां पर हम क्या लिखेंगे, ध्यान से आप लोग भी अपना नोट्स बनाते जाओ बढ़िया। एक जाइगोट जो है, अजाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, है ना, अजाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, टू डिफरेंट, सॉरी डिफरेंट नहीं, होमोजाइगस की बात हो रही है ना, तो टू आइडेंटिकल फैक्टर्स फॉर्म्ड ऑफ टू, a zygote is formed fusion of, sorry, a zygote is formed by fusion of two same gamete, ठीक है, same gamete having identical, having identical factors, having identical factors is called homozygote. Homozygote having identical factors is called homozygote, and organism, है ना, organism developed from this zygote, from this zygote, from this zygote is called, है ना, from this zygote is called homozygous। ठीक है, homozygous, homozygous। जैसे एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, ये क्या है, होमोजाइगस। ठीक है, और वहीं अगर एक गैमिट ऐसा और एक गैमिट ऐसा, दोनों के मिलने से क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हेट्रोजाइगस कहलाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर होमोजाइगस तो हो गया। अब तीसरे चौथे पॉइंट की बात करते हैं, इसी का अपोजिट क्या होता है, हेटेरोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस की बात करते हैं। ठीक, हेट्रोजाइगस, देखो हेट्रोजाइगस, अब यहां पर भी वही लिखेंगे सेम चीज, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट। क्या लिखेंगे, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स, है ना, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स। और यहां पर ये जो अलग अलग गैमिट है ना, दो अलग अलग टाइप्स के गैमिट जो कि अलग अलग फैक्टर्स को कैरी करते हैं, कैरिंग टू
सॉरी डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स को कैरी कर रहे हैं। तो इस टाइप के जाइगोट को क्या बोलेंगे? कॉल्ड हेटेरोजाइगोट, है ना। फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट कैरिंग डिफरेंट फैक्टर्स कॉल्ड हेटेरोजाइगोट, ठीक है। अजाइगोट यहां पर लिख देते हैं, अजाइगोट, अजाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, ठीक है। तो यहां पर एक जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के गैमिट के फ्यूजन से। इसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगोट बोलेंगे। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये आपके एग्जांपल हो गए, है ना। और इससे डेवलप होने वाला जो जाइगोट है, मतलब सॉरी ऑर्गेनिज्म है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, हेटेरोजाइगस, ठीक है। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी दो गैमिट मिले तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये हेटेरोजाइगोट है और यहां से जब ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, है ना, तो ये क्या कहलाएगा? हेटेरोजाइगस कहलाएगा, ठीक है। चलो, तो ये तो रहा हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर क्या याद रखना है कि ये जो टर्म है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस का, इसे किसने दिया? बेटसन ने दिया है। किसने दिया है? टर्म हेटेरोजाइगस एंड टर्म हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस किसने दिया है? बेटसन। किसने दिया है? बेटसन ने दिया है, ठीक है भाई साहब। चलो, अब अगला जो टर्म आता है वो आता है हेमीजाइगस। फिफ्थ टर्म आता है हमारा हेमीजाइगस। हेमीजाइगस क्या होता है? हेमीजाइगस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेमीजाइगस क्या होता है? तो भाई साहब, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि सिर्फ एक ही जीन, किसी भी पेयर के एक ही जीन को कैरी करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हेमीजाइगस, ठीक है। मतलब जैसे कि मेल है, तो भाई मेल में हम बात करते हैं एक्स और वाई की, तो यहां पर एक ही एक्स है और एक ही वाई है, ना कि वाई डबल है और ना ही एक्स डबल है। तो इस टाइप के उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेमीजाइगस बोलते हैं, ठीक है। इफ इंडिविजुअल कंटेन ओनली वन जीन, इफ इंडिविजुअल कंटेन only one gene, if individual contain only one gene of a pair, then individual is said to, then individual is said to be हेमीजाइगस, ठीक है, हेमीजाइगस। अब जैसे एग्जांपल में बोलते हैं तो मेल इंडिविजुअल, है ना, मेल इंडिविजुअल जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोजोम ही, सॉरी एक्स और वाई अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। मेल इंडिविजुअल ऑलवेज क्या होते हैं? हेमीजाइगस फॉर सेक्स क्रोमोजोम, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं। सेक्स लिंक्ड जीन बोल सकते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन, ठीक। सेक्स लिंक्ड जीन, भाई क्यों ऐसा पता है? क्योंकि अगर मेल के पास एक्स वाई है, अब एक्स वाले से लिंक्ड जीन है तो अकेला ही तो है ना, वाई वाले से लिंक्ड जीन है तो अकेला ही तो है ना।
तो इसीलिए एक ही पेयर, मतलब पेयर का सिर्फ एक ही जीन रहेगा उनके पास, डबल जीन नहीं रहेगा, है ना। अब आता है फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप बहुत आसान है ये तो, है ना। फिनोटाइप मतलब होता है क्या, कौन सा नंबर आएगा, छठवां नंबर। फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, बाहरी दिखावट। जैसे कि मेरा स्किन कलर, है ना, किसी का हेयर कलर, किसी का आई कलर, ये सब हम बाहर से देख पा रहे हैं ना, और पहचान पा रहे हैं। अच्छा, किसी की हाइट, चने के मतलब मटर के बीज का कलर कैसा है, मटर के पॉड का कलर कैसा है, उसके छिलके का कलर कैसा है, ये सब हम देख के बता पा रहे हैं ना। तो यही क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी ऐसा कैरेक्टर या गुण जिसको हम लोग बाहर से देख के बता पाते हैं, ये क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नल एंड मॉर्फो, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस किसका, ऑर्गेनिज्म का, ऑफ एन organism, of an organism for a particular character, for a particular character। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर को अगर हम बाहर से देखकर बता पा रहे हैं तो ये क्या है, बेसिकली फिनोटाइप है ना। जैसे कोई प्लांट कितना बड़ा है, उसकी हाइट कितनी बड़ी है, ठीक है, ये क्या है, बाहर से देख के ही तो बता पा रहे हैं ना। तो यही क्या है, फिनोटाइप कहलाता है। और वैसे ही जीनोटाइप क्या होता है, यहां पर हम लिखेंगे 8वां नंबर, नहीं 7th नंबर, जीनोटाइप। तो भाई फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीनोटाइप कहलाते हैं, है ना। मतलब भाई कोई ऑर्गेनिज्म जिसकी हाइट जितनी भी है, उसके हाइट के लिए कोई तो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना, कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो वही क्या है, मतलब जेनेटिक मेकअप ऑफ अ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर का जेनेटिक मेकअप क्या है, जैसे किसी का स्किन कलर ब्लैक कलर है, या किसी का स्किन कलर डार्क सॉरी व्हाइट है, तो उस ब्लैक कलर होने के लिए या व्हाइट कलर होने के लिए, या किसी का हेयर कलर ब्राउन है ना, ब्राउन है, तो उसके बाल के भूरे कलर होने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, या जेनेटिक मेकअप क्या है, यही क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है ना। तो क्या लिखेंगे, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट या जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, है ना। किसी ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के किसी गुण या कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जेनेटिक मेकअप। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर या गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी जेनेटिक मेकअप होता है या जीन्स होते हैं, वो जीनोटाइप कहलाते हैं। ठीक है, अब जीनोटाइप एंड फिनोटाइप टर्म को पहली बार किसने बताया, जोहानसन नाम के हमारे बहुत बड़े व्याख्यात साइंटिस्ट ने। ठीक है, टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप किसने दिया, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को जोहानसन, जोहानसन। ठीक है, जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार इस टर्म को दिया था, है ना, किसने, जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया। ठीक, अब 8वां नंबर आता है हमारा क्या, फिनोकॉपी। व्हाट डू यू मीन बाय फिनोकॉपी, क्या होता है भाई साहब फिनोकॉपी। 8th नंबर, फिनोकॉपी। ठीक है, फिनोकॉपी, देखते हैं क्या होता है फिनोकॉपी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना फिनोकॉपी भी। देखो ध्यान से समझेंगे, फिनोकॉपी का मतलब क्या होता है, अगर अलग अलग जीनोटाइप हैं, ठीक है, और वो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में रखा जाए तो वो सेम टाइप के फिनोटाइप को प्रोड्यूस करते हैं, और इसी जीनोटाइप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर बोलते हैं। जैसे कोई
ए प्रकार का जीन है, कोई बी प्रकार का जीन है, कोई सी प्रकार का जीनोटाइप है ना? मतलब ए टाइप का जीनोटाइप, बी टाइप का जीनोटाइप और सी टाइप का जीनोटाइप। इन सभी को, अब ये अलग-अलग जीनोटाइप हैं, लेकिन इनको अगर हम अलग-अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में रखते हैं, ठीक है? अलग-अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में रखते हैं, तो ये अगर ये सेम टाइप के फिनोटाइप को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब भले ये अलग-अलग प्रकार के जीनोटाइप हैं, लेकिन इनको अलग-अलग एनवायरनमेंट में रखने से ये एक टाइप के फिनोटाइप को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब सभी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे? जैसे अगर एग्जांपल बोले तो ब्राउन आई के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो इन तीनों को एक दूसरे का क्या बोलेंगे? फिनोकॉपी बोलेंगे। क्यों पता है? क्योंकि ये सेम फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक दूसरे के कॉपी है भाई। भले जीनोटाइप अलग है, लेकिन फिनोटाइप तो सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, अलग अलग इन्वायरमेंट में, है ना? तो अलग जीनोटाइप, यहां पर लिखेंगे अलग अलग जीनोटाइप, है ना? अलग अलग जीनोटाइप जो अलग अलग इन्वायरमेंट में सेम फिनोटाइप, है ना? सेम फिनोटाइप क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? फिनोकॉपी। फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर कहते हैं, एक दूसरे का फिनोकॉपी कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलो, तो यहां पर हमारा टर्मिनोलॉजी वगैरह समाप्त होता है। इतनी टर्मिनोलॉजी बहुत है आपके लिए, और इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेंडल से संबंधित। मेंडलिज्म, है ना? हमारे जो मेंडल चाचा हैं बहुत ही भयानक इंसान थे, है ना? बहुत ही आतंकी नहीं बोलेंगे यार, क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ही मतलब खतरनाक इंसान। क्या काम किए हैं, है ना? लेकिन उस जमाने में उनको कोई ख्याति नहीं मिली, कुछ पता ही नहीं चला भाई किसी को, दूसरे को, कि क्या काम कर रहे। पागल इंसान समझते थे मेंडल को उस टाइम लोग। लेकिन आज के डेट में मेंडल के बताए हुए नियमों को हम पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना? भाई 1800 की बात है, और अभी सोचो 21वीं शताब्दी चल रही, 21वीं सदी, समझ रहे हो? तो खतरनाक आदमी थे भाई, क्रांति आदमी थे, एकदम खतरनाक। तो उनके कुछ रिसर्चेस हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। चलो बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट उनका रिसर्च रहा है। देखो मेंडलिज्म क्या होता है, मेंडलिज्म बड़े ध्यान से देखेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 तक रहे इस दुनिया में, और मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को कहां पर हुआ था? हेंजेनडॉर्फ, है ना? हेंजेनडॉर्फ ऑस्ट्रेलिया के सिलेसिया विलेज में हुआ था। ठीक है, तो ये कहां हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका जन्म कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उन्होंने ब्रून सिटी ऑस्ट्रेलिया के कहां पर पढ़ाई किया? ऑगस्टिन मोनेस्ट्री में एक मॉन्क के रूप में काम किया, पढ़ाई नहीं, मॉन्क के रूप में काम किया। ठीक है, कहां पर? ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री में, ठीक है, मॉन्क के तौर पर काम किया था। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 1856-57 में उन्होंने पी प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, पाइथम सटाइवम, ये तिरछा रहेगा ना, इटैलिक्स में रहेगा, पर अपने प्रयोग शुरू किए, और 1863 तक, 19th सेंचुरी तक वो क्या करते गए? काम करते रहे, है ना? अब उनके प्रयोगों के परिणाम 1865 में एक साइंस जर्नल नेचर फॉर स्केंडर वेरेन में प्रकाशित हुआ। ठीक है, साइंस जर्नल में उनका क्या काम प्रकाशित हुआ? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। कौन सा जर्नल था? नेचर फॉर स्केंडर विरेन। ठीक है, शेंडर विरेन बोल सकते हैं इसे, है ना? इसमें प्रकाशित हुआ उनका काम कब? 1965 में। इसमें मेंडल का रिसर्च पेपर कौन सा? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन छपा। मेंडल का जो रिसर्च पेपर था उसका नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन था। लेकिन मेंडल को कोई पहचान नहीं मिली, लोग उनके काम को समझ नहीं पाए। बिल्कुल भाई, उस समय ना ही इंटरनेट था, है ना, इतना डेवलप्ड था, ना ही किसी के पास फोन है, कुछ नहीं था उस समय, है ना? संचार का कोई साधन ही नहीं था इतना ज्यादा,
मेंडल जो भी काम कर रहे थे वो ठीक है, इंटरनेट में मतलब इंटरनेट रहा होगा उस टाइम, ठीक है, लेकिन ठीक है चलो जर्नल में पब्लिश तो हो गया। ज्यादातर उधर उस टाइम पे हार्ड कॉपी में काम होता था, सॉफ्ट कॉपी की बात नहीं होती थी उस समय, है ना। तो लोगों को पता कैसे चलेगा भाई, आज कोई रिसर्च होता है दूसरे दिन तो भाई पूरा बढ़ा चढ़ा कर बता दिया जाता है कि हमने ये रिसर्च, काम छोटा सा रहेगा लेकिन उसको इतना एग्जेजरेट करके बताया जाता है, इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि मतलब क्या ही कर दिया इंसान, है ना। तो आज के डेट में तो वायरल होना बहुत आसान है, लेकिन पहले इतना नहीं था ना, ठीक है। तो उन्होंने काम कारनामे तो खतरनाक किए मेंडल ने, लेकिन उनको ख्याति बहुत कम मिली क्योंकि लोगों को पता नहीं चल पाया, ठीक है। 1884 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें क्रेडिट नहीं मिला, ठीक है भाई साहब, है ना। अब नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट में क्रेडिट मिलता है, बट ठीक है अब वो तो चले गए, है ना। नाउ रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल के की पुनः खोज, है ना, मेंडलिज्म की पुनः खोज। मेंडलिज्म मतलब क्या, मेंडल के द्वारा जो नियम दिए गए हैं उन सभी को मेंडलिज्म कहते हैं। मेंडल के द्वारा जो भी बातें कही गई है उन सबको एक साथ कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म बोलते हैं। चलो अब मेंडल की मृत्यु 16 साल बाद 1900 में उनके पोस्टुलेट या सिद्धांत फिर से खोजे गए। अच्छा सॉरी, मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद, है ना। मेंडल की मृत्यु कब हुई थी, 1884 में, और उनके मृत्यु के 16 साल बाद उनके सिद्धांतों या पोस्टुलेट को फिर से खोजे गया। और यह डिस्कवरी जो है 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली खोजा। पहला साइंटिस्ट क्या है, कार्ल कॉरेंस, जर्मनी के हैं और इन्होंने मेज पर एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा साइंटिस्ट ह्यूगो ड्यू वरीज, ये हॉलैंड से हैं और इन्होंने किस पर काम किया, इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है। उन्होंने मेंडल के परिणाम 1901 में फ्लोरा मैगजीन में रीपब्लिश किया, ठीक है। मेंडल के परिणाम को उन्होंने फ्लोरा नाम के मैगजीन में फिर से रीपब्लिश किया। किन्होंने, ह्यूगो डी व्रीज ने, और ये कहाँ के हैं, हॉलैंड के हैं, और इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पर एक्सपेरिमेंट करा था। फिर आता है एरिक वॉन शेमार्क, ठीक है, एरिक वॉन शेमार्क सिस्नेग, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया, अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट पर किया था, और रीडिस्कवरी का क्रेडिट इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों को जाता है, ठीक। थ्योरी है, कोई बहुत याद रखने वाली चीजें नहीं है, साइंटिस्ट का नाम बिल्कुल याद रखोगे, पूछ दिया जा सकता है, ठीक है। कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज एंड एरिक वॉन शेमार्क, ये तीनों साइंटिस्ट मेंडल के कामों को रीडिस्कवरी करके बताए, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं भाई साहब फिर से, ठीक है। कॉरेंस गेव 2 लॉज ऑफ मेंडलिज्म। अब मेंडलिज्म के 2 लॉ जो है, पहला आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कॉरेंस ने इन दोनों लॉ को दिया, अलगाव का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, ठीक है। और मेंडल के एक्सपेरिमेंट 34 साल तक छुपे रहे थे, समझ रहे हो, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कब करा था, उन 1856-57 से लेकर 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, और 1865 में इनका बुक मतलब उनका जो काम है वो पब्लिश हुआ जर्नल में, है ना। तो भाई 1865 के बाद 1900 के दौरान इनके खोज को मतलब इनके कामों को रिडिस्कवर किया गया। तो लगभग 35 सालों तक इनका जो काम था ना वो छुपा रहा, ठीक। अब बात करते हैं क्यों मेंडल को रिकॉग्निशन मिला, मतलब 1900 के दौरान तक रिकॉग्निशन नहीं मिला था, है ना। 1865 से 1900 तक क्यों पहचान नहीं मिली थी मेंडल को, है ना। Why Mendel's work remained unrecognized till 1900? क्यों भाई, तो सिंपल सी बात है, इंटरनेट वगैरह की असुविधा थी, है ना। देखो ध्यान से, फर्स्टली पहला चरण क्या था, उस समय कम्युनिकेशन या संचार इतना आसान नहीं था, इसलिए उनका वर्क वाइडली रिपब्लिश नहीं हो पाया। बिल्कुल मैंने जैसे कि बताया, उस समय ना ही कोई इंटरनेट था ना ही कुछ और था, मतलब एकदम डेवलप नहीं था ना चीजें। आज तो भाई कुछ भी हुआ रील में डालो वायरल हो जाएगा, एकदम शॉर्ट्स में डाल दो वायरल हो जाएगा, है ना। तो आज एकदम आसान है सब चीज, लेकिन उस समय कुछ भी आसान नहीं था ये सब चीज, है ना, मतलब संचार के साधन नहीं थे, इसीलिए। फिर सेकेंडली दूसरा अगर बात करते हैं, दूसरा कारण, तो मेंडल ने जीन्स या फैक्टर को स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट बताया था जो ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सेकंड दूसरा कारण ये सब, मेंडल ने जीन या फैक्टर को स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट बताया था जो कि ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा कि एलील आपस में ब्लेंड नहीं होते बल्कि अलग अलग रहते हैं, बट ये बात गलत है ना।
मेंडल ने एलील को अलग अलग रहते हैं बोला था, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के दौरान तो भाई मेंडल ने क्रॉसिंग ओवर की बात नहीं करी, है ना, क्रॉसिंग ओवर तो होता ही है ना भाई, ठीक है। तो एलील जो है मान के चलो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एलील है, ये अलग अलग रहते हैं बोल रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग कैसे रहेंगे, है ना, क्रॉसिंग ओवर के दौरान तो इनको मिलना पड़ता है, ठीक है। फिर लेकिन उस समय के वैज्ञानिकों ने इस एक्सप्लेनेशन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि नेचर में कंटिन्यूअस वेरिएशन दिखाई देता है ना। उस समय के वैज्ञानिक ने उनके इस एक्सप्लेनेशन को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि नेचर में तो भाई वेरिएशन दिखाई देता ही है हमको, है ना। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे, इस दुनिया का हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो, है ना, उनमें लैंगिक प्रजनन हो रहा है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कहीं ना कहीं अलग है ही है, ठीक है। नाउ फिर आगे बात करते हैं थर्ड रीजन, तीसरा कारण, मेंडल ने अपने प्रयोगों को समझाने के लिए मैथमेटिक्स का उपयोग किया था, जो उस समय के बहुत से बायोलॉजिस्ट को अजीब और अस्वीकार लगा। भाई अब बायो में मेंडल ने बायो में मैथ्स घुसा दिया, भाई आपका नाम मेंडल है और आपका नाम एम से आ रहा है तो आप मैथ घुसा दोगे क्या, ऐसा सोचते थे उस टाइम के लोग, समझ रहे हो। खैर जोक्स अपार्ट, मेंडल बायोलॉजी को समझाने के लिए मैथ्स का सहारा लिए थे, बट उस टाइम के बायोलॉजिस्ट को, उस टाइम के क्या आज के बायोलॉजिस्ट को भी समझ नहीं आता है भाई साहब, हम तो बायोलॉजिस्ट नहीं है, हम तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, है ना, और हमको तो मैथ समझ आने से न रहा है। साइंटिस्ट को आजकल लेकिन आता है बिल्कुल, है ना, आज का जो साइंटिस्ट है उसको मैथ्स वैथ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मैथ्स के तो क्या है आजकल पॉसिबल, है ना। तो ये चीज है, उस समय के बायोलॉजिस्ट को लेकिन मैथ्स नहीं आता था, इसलिए ज्यादा स्वीकार नहीं कर पाए उन लोग, ठीक है, इसलिए भी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। फाइनली अंत में क्या हुआ कि मेंडल ने फैक्टर या जीन को डिस्क्रीट यूनिट तो बताया, लेकिन उनके अस्तित्व को कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए कि वे किससे बने हैं। मतलब इन्होंने जीन के बारे में बोला जरूर, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जीन आखिर बने किससे होते हैं, है ना। उन्होंने ये तो बता दिया कि भाई कुछ तो ऐसा है जीन या फैक्टर जो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर को लेके जाता है, लेकिन वो बना किस चीज से है, वो जीन जो है बना किस चीज से है, इस चीज को बता ही नहीं पाए, ठीक है। कौन, हमारे मेंडल भैया जी, इसलिए उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिली। अब यहां पर लिखा है, इस तरह मेंडल के काम को असली पहचान उनकी मृत्यु के बाद 1900 में रिडिस्कवरी के जरिए मिली, ठीक है भाई। मेंडल के काम को ना 1900 के बाद लोगों के द्वारा पहचाना गया, खतरनाक है भाई साहब, है ना, इतना काम किए वो। लेकिन अब आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं पता है, अपने फायदे का सोचते हैं कि भाई मेरे को रिजल्ट मिलेगा तभी तो मैं काम करूंगा ना, सब्र नहीं होता। लेकिन सोचो उनका इंटरेस्ट, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, मतलब ना पैसा, भाई लोगों को पता चलेगा तो पैसा मिलेगा आपको, आपका डिस्कवरी वायरल होगा, है ना, तो गवर्नमेंट भी आपको पैसा देगी। लेकिन आज के डेट में तो फायदे के लिए काम करते हैं ना लोग, ठीक है। पहले क्या होता था कि ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, है ना, न्यूटन, आइंस्टीन, ये सब, इन लोग पैसे वैसे के लिए क्या काम करेंगे भाई, इन लोग का मतलब इतना रिसर्च में जुनून था कि कुछ पता नहीं। लेमार्क की बात कर लो आप, डार्विन की बात कर लो, है ना, क्या है उन लोगों को क्या मिला होगा उस समय, मेंडल को क्या मिला होगा 1800 के दौरान जब ये डिस्कवरी कर रहे थे, तो कुछ नहीं मिला। लेकिन वही है ना, जुनून होता है साइंस के प्रति, है ना। चलो नाउ रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। अब मेंडल को सफलता मिली, इसके कारण क्या है, सफलता उस समय नहीं मिली, बाद में सफलता मिली, ठीक है, उनके जाने के बाद रिकॉग्नाइज किया गया। तो क्या कारण था, सिंपल कैरेक्टर्स का अध्ययन किया उन्होंने, ठीक है। पहला, मेंडल ने एक समय में सिर्फ एक या दो कैरेक्टर की ही इनहेरिटेंस को बताया, मतलब इनहेरिटेंस या वंशानुक्रम को स्टडी किया। बिल्कुल भाई, आप एक साथ 10 चीजों को स्टडी करेंगे तो कहां से आपको रिजल्ट मिलेगा, तो मेंडल ने ऐसा नहीं किया। मेंडल अपनी स्टडी को एकदम सिंपल, स्वीट और साधारण रखे। उनके पहले के वैज्ञानिकों जैसे कि क्या लिखा है, कॉलरिटर, ठीक है, टोबैको प्लांट में इन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था। फिर आपका जॉन गॉस एंड नाइट, इन्होंने पी प्लांट पर क्या किया था, रिसर्च किया था। तो एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर को स्टडी करते थे ये जब सब साइंटिस्ट, लेकिन मेंडल ने ऐसा नहीं किया। मेंडल क्या किया पता है, मैं एक बार में एक या दो ही कैरेक्टर को स्टडी करूंगा, एक साथ 10 कैरेक्टर को स्टडी नहीं करूंगा, ठीक। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का चुनाव इनका जो था वो बेस्ट था। गार्डन पी प्लांट जो था, पाइसम सटाइवम जिसे हम बोलते हैं, स्टडी के लिए बहुत उपयुक्त था, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग फायदे थे। जैसे कि पी प्लांट एनुअल प्लांट है, पी प्लांट जो है एनुअल प्लांट, मतलब कि उसकी लाइफ भले ही छोटी होती है ना,
इनका जो लाइफ है वो 2 से 3 मंथ का होता है, लेकिन एनुअल प्लांट मतलब आप किसी भी समय उगाओ उग जाएगा। कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे मैंगो, भाई सीजनल प्लांट है मैंगो, ठीक है, सीजन में ही फलता है। बहुत सारे सीजनल प्लांट होते हैं जैसे धान वगैरह हो गया है ना, या और भी जो भी आप जानते हो जो अपने सीजन में ही उगेगा। लेकिन मटर का प्लांट तो एनुअल प्लांट है, कभी भी उगाओगे कभी भी उग जाएगा। और इनका जो लाइफ टाइम है, लाइफ साइकिल भी 2 से 3 महीने का है, मतलब छोटा है। इसलिए बड़ी संख्या में ऑफस्प्रिंग जल्दी एनालाइज किए जा सकते हैं, है ना। जल्दी जल्दी पेड़ उगाते जाओ, उनके बच्चों को देखते जाओ क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर उगाओ, फिर देखो, ऐसा। तो जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल रहा था उनको, ठीक है। और इसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बहुत मिलते हैं। जो मटर है उसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब अपोजिट ट्रेट्स, ठीक है। जैसे कि एक प्लांट टॉल है तो उसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होगा, ड्वार्फ, ठीक है। अगर मटर का जो बीज है वो राउंड है तो उसका जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है वो क्या है, रिंकल्ड, ठीक है। तो ये ऐसे करके ना अपोजिट अपोजिट कैरेक्टर्स जो है बहुत सारे देखने को मिलते हैं मटर में, तो इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बोलते हैं। इनमें नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, स्वपरागण। क्या होता है, स्वपरागण। स्वपरागण जो है नेचुरली होता है, परागण नेचुरल, है ना। स्वपरागण जो है इनमें नेचुरली होता है। नेचुरली का मतलब क्या होता है कि अपने आप ही होता है, हवा के द्वारा, है ना, ये सब अपने आप हो जाता है। मतलब इंसानों का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है, अपने आप स्वपरागण हो जाता है, ठीक। फिर अगर बात करते हैं, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली की जा सकती है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या, एक मेल है और दूसरा फीमेल है, ठीक है। तो मेल और फीमेल का क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है आर्टिफिशियली, इंसानों के द्वारा कराया जा सकता है, क्योंकि उनका जो फ्लावर है वो प्रॉपर पता चलता है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, ठीक है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है इनमें। हाइब्रिडाइजेशन मतलब वही कि भाई मैं जिस मटर के पौधे का चाह रहा हूं कि ये ए मटर है और ये बी मटर का पौधा, ए और बी, मैं चाह रहा हूं कि इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो, मतलब इनके बीच में क्रॉस हो, तो मैं चाह कर ये काम करा पाऊंगा। यही तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिड बना रहे हैं ना, तो अपने इच्छा अनुसार अलग अलग 2 प्लांट का क्रॉस करवाना, और उनसे जो बच्चा बनेगा वो हाइब्रिड बच्चा कहलाएगा, क्योंकि हम करवा रहे हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। हम अपने इच्छा अनुसार क्यों करवाते हैं, क्योंकि अपने फायदे के लिए, कि भाई मेरे को ऐसा मैंगो चाहिए जो मीठा भी रहे और जो साइज में बड़ा भी रहे। तो क्या करेंगे, एक मैंगो का पौधा लेंगे, जो मतलब पेड़ लेंगे जो साइज में बड़ा मैंगो देता है, और एक मैंगो का पेड़ लेंगे जो साइज में ठीक है छोटा है, लेकिन मैंगो का जो मिठास है वो बहुत ज्यादा है। मेरे को ऐसा मैंगो चाहिए जो मीठा भी रहे और बड़ा भी रहे, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले मैंगो और छोटे वाले मैंगो जो मीठा है उसका क्रॉस करवा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिड पौधा मिलेगा ना। तो ये है आर्टिफिशियली, ठीक है। फिर पी प्लांट इजी टू कल्टीवेट है, उगाना बहुत आसान है, ज्यादा काम झाम करना नहीं पड़ता, ठीक है। इसके सीड्स बड़े होते हैं। और पी के अलावा मेंडल ने राजमा, हॉकवीड पर भी काम किया था, बट पी में उनको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिला, इसीलिए पी की ही बात की जाती है, बाकी सबकी बात नहीं की जाती, ठीक। अब बात करते हैं मेंडल ने, अच्छा ये तो रहा दूसरा रीजन जिसकी वजह से मेंडल को सक्सेस मिला। तीसरा क्या है, मेंडल ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, यानी इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को गिना और मापा, ठीक है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, मतलब है ना इन्होंने, मतलब ये ना क्वालिटी पर बात नहीं की, ये क्वांटिटी की बात की। बहुत सारे क्रॉसेस करवाए भाई साहब इन्होंने, कई हजार बार क्रॉस करा के देखे, अलग अलग क्रॉस करा के देखे देखे और क्रॉस कराते ही हर एक क्रॉस का रिजल्ट वो एनालाइज करते गए, लिखते गए, है ना। बेसिकली बोला ना कि मेंडल ने मैथ्स का यूज किया बायो में, तो उनसे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। डाटा बनाते गए कि भाई एक बार ए और बी का क्रॉस कराया था, अगले बार बी और सी का क्रॉस कराऊंगा, फिर अगले बार सी और डी का क्रॉस कराऊंगा, ऐसा समझ रहे हो। तो ये पूरा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक। नाउ मेंडल ने स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, सांख्यिकी रिकॉर्ड्स भी मेंटेन किए, बिल्कुल उनको जो जो रिजल्ट मिलते गया उसको वो प्रॉपर लिखते गए और एनालाइज करते गए, ठीक है। अब बात करते हैं मेंडल वर्क, मेंडल का कार्य क्या था। तो भाई मेंडल ने 7 कैरेक्टर या 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स को स्टडी किया, किसमें, मटर में, किसमें, मटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पी, जिसे साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम है। तो 7 अलग अलग कैरेक्टर पर इन्होंने काम किया था। तो भाई जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, है ना, कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट कैरेक्टर, क्या होता है, अपोजिट
अपोजिट कैरेक्टर होता है। क्या होता है अपोजिट कैरेक्टर? जैसे कि अगर कोई प्लांट टॉल है तो उसका अपोजिट क्या? ड्वार्फ, है ना? अब भाई ये सब चीजें एकदम बेसिक बेसिक चीज है जो हम एमएससी पास करके आ चुके हैं, तो हमको तो ये पता ही है कि डोमिनेंट वाले के लिए कैपिटल टी, स्मॉल वाले मतलब रिसेसिव वाले के लिए स्मॉल टी करते हैं यूज अपन, है ना? प्रभावी और शायद रिसेसिव को क्या बोलते हैं, है ना? तो वो अब देखो यहाँ पर उन्होंने मटर के 7 कैरेक्टर को लिया और सातों के सातों कैरेक्टर के दो दो पेयर्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जिनको बोलते हैं, है ना? दो दो अलग अलग पेयर्स थे। जैसे कि पहला अगर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ प्लांट की, है ना? लेंथ ऑफ प्लांट की बात करते हैं तो भाई पौधे की लंबाई टॉल था और ड्वार्फ था। अब जब वो क्रॉस कराए ना तो उनको 787 टॉल मिले और 277 ड्वार्फ मिले। अब ये नंबर याद नहीं रखना है अपने को ये याद रखना है कि ज्यादा कौन मिल रहा है। तो टॉल वाले ज्यादा मिल रहे हैं, ड्वार्फ वाले कम मिल रहे हैं, मतलब टॉल वाला डोमिनेंट है। फिर फ्लावर के पोजीशन या फूल की स्थिति की बात करें तो एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल मतलब जो ऐसे जैसे मैं फ्लावर बनाता हूँ यहाँ पर ऐसे, है ना? तो मतलब एक पेड़ पौधा, तो भाई ये पौधा है जिसमें साइड साइड में जो फूल लगेंगे ये एक्सियल कहलाते हैं, है ना? ऐसे साइड साइड में। लेकिन ये बीचों बीच ऐसे टर्मिनल एकदम टॉप में जो फूल लगता है उसको बोलते हैं टर्मिनल। तो फ्लावर का जो पोजीशन है वो एक्सियल डोमिनेंट था और टर्मिनल कम दिख रहे थे, इसका मतलब टर्मिनल क्या था? रिसेसिव। फिर अगर हम बात करते हैं शेप ऑफ पॉड की, है ना? जैसे मटर का पॉड क्या कैसे होता है, ये ऐसे मटर और ये मटर का पॉड, तो यही पॉड है, शेप ऑफ पॉड, है ना? ये ऐसे, और इसके अंदर फिर मटर ऐसे ऐसे रहता है ना, तो ये पॉड है। ये क्या है? ये पॉड है। तो पॉड का शेप भी दो प्रकार का है, एक क्या है? इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड मतलब ऐसा, और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब ऐसा ऐसा, ये ऐसा। तो इन्फ्लेटेड वाला ज्यादा था, इसका मतलब इन्फ्लेटेड क्या है? डोमिनेंट, और कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या है? रिसेसिव है ना? फिर अगर बात करते हैं कलर ऑफ पॉड की, अभी जो ये पॉड बनाया उसमें ग्रीन कलर ज्यादा आया, येलो कलर कम आया, इसका मतलब ग्रीन डोमिनेंट था, येलो रिसेसिव था, ठीक? फिर बात करते हैं अगर हम बीज का आकार, शेप ऑफ सीड की बात करते हैं तो राउंड, एक राउंड होगा और एक क्या होगा? रिंकल्ड, है ना? फिर कलर ऑफ कॉटिलेडन मतलब कि बीज पत्र का रंग, जो सीड का जो कलर है ना? सीड का कलर, सीड में बीज में क्या रहता है? वो रहता है ना कॉटिलेडन, तो उसी के कलर की बात की जा रही। तो एक येलो था और एक रिंकल्ड था, है ना? या सॉरी ग्रीन था। तो येलो को अगर हम कैपिटल वाई से दर्शाएंगे तो ग्रीन को स्मॉल वाई ऐसे, ठीक है? फिर बात करते हैं कलर ऑफ फ्लावर की, तो फूल के कलर में वॉयलेट डोमिनेंट और वाइट रेसेसिव। ये पूरा 7 कैरेक्टर, अब ये पूरा क्या है? 7 कैरेक्टर और ये उनके कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स। समझ आया? ठीक है, तो ये हमारे मेंडल चाचा ने ऐसा किया था। अब आगे बात करते हैं हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है मेंडल से संबंधित। देखो, एस ब्लिक्स्ट ने, एस ब्लिक्स्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कंक्लूड किया कि मेंडल द्वारा स्टडी किए गए जीन्स 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर लोकेटेड है ना? ये जो हमारे एस ब्लिक्स्ट नाम के साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने कंक्लूड किया। अच्छा, यहाँ पर हम क्रोमोसोम का नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ एक सेकंड, कि भाई 4 अलग अलग क्रोमोसोम पर ये सारे इंक्लूड थे। अब जैसे अगर हम बात करें हमारे पहले लेंथ ऑफ प्लांट का जो जीन था वो किस पर था? क्रोमोसोम नंबर 4 पर था। फिर अगर हम बात करते हैं फ्लावर के पोजीशन की तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 4 पर था। फिर शेप ऑफ पॉड की बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम नंबर 4 पर था, है ना? फिर कलर ऑफ पॉड की बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम नंबर हमारे 5th पर था, है ना? और शेप ऑफ सीड की बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम नंबर 7th पर था। और अगर हम बात करते हैं कलर ऑफ कॉटिलेडन की तो ये था हमारे फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर पर। और कलर ऑफ फ्लावर की बात करते हैं, ये भी हमारे फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर पर था। तो ये क्रोमोसोम का नंबर भी आप याद रख सकते हैं, है ना? तो ये जो हमारे ब्लिक्स्ट नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने कंक्लूड किया कि मेंडल द्वारा जो स्टडी किए गए जीन्स थे वो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर थे, पहला, चौथा, पांचवा और सातवां, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है?
नाउ क्रोमोसोम फर्स्ट पर 2 जीन्स और क्रोमोसोम फोर्थ पर 3 जीन थे। ये देखो यहाँ पर क्रोमोसोम फर्स्ट पर ये वाला क्रोमोसोम फर्स्ट, ये वाला क्रोमोसोम फर्स्ट, फिर 4 पर 2 बोला है क्या? क्रोमोसोम, अच्छा हाँ ठीक है, क्रोमोसोम 4 पर 3 है, बिल्कुल ये रहा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये क्रोमोसोम 4 पर है ना? क्रोमोसोम फर्स्ट, अच्छा ये हो गया। ये जीन्स क्रोमोसोम पर एक दूसरे से दूर होते हैं प्लांट हाइट और पॉड शेप को छोड़कर। ठीक है, ये देखो प्लांट की हाइट कहाँ पर है, प्लांट की हाइट ये देखो लेंथ है ना, लेंथ प्लांट की हाइट और प्लांट का पॉड शेप, ठीक है, ये इन दोनों में ही क्रोमोसोम पास पास होते हैं, बाकी एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, जीन्स मतलब क्रोमोसोम पास पास नहीं होते, क्रोमोसोम के अंदर जीन पास पास होते हैं। ठीक ना, ये सब ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली एग्जाम के लिए याद क्या रखना है। ठीक है जी, चलो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, पी प्लांट में सीड कोट कलर और फ्लावर कलर एक ही जीन में रेगुलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पी प्लांट है उसमें सीड कोट कलर और फ्लावर कलर एक ही जीन से रेगुलेटेड होते हैं। बिल्कुल देख लेते हैं, सीड का कोट कलर कौन सा है, सीड का कोट कलर ये देखो, ये रहा और ये रहा, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम में तो है ना भाई, है ना, एक ही जीन में है। तो वही तो यहाँ पर लिखा गया है ना, सीड प्लांट में सीड कोट कलर और फ्लावर कलर एक ही जीन में रेगुलेटेड होते हैं, एक ही जीन से रेगुलेटेड होते हैं। कोई भी जीन जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसे प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। ठीक है, कोई एक ही जीन है, मान लेके चलो ए जीन, ए नाम का जीन, और ये एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर दोनों कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है या तीसरे कैरेक्टर को भी कंट्रोल कर रहा है। तो एक जीन अगर बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो उनको क्या बोलते हैं हम, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। मतलब कि एक ही जीन द्वारा अलग अलग कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन, है ना। नाउ मेंडल ने रिंकल्ड सीड को डिस्क्राइब किया क्योंकि उनमें स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एसबीई एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मेंडल ने रिंकल्ड सीड को डिस्क्राइब किया, कैसे डिस्क्राइब किया कि भाई साहब ये जो रिंकल्ड सीड है ना उसमें स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एसबीई एब्सेंट होते हैं। रिंकल्ड सीड में फ्री सुगर स्टार्च की जगह क्या बोला है, रिंकल्ड सीड में फ्री सुगर स्टार्च की जगह पर स्टोर होते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि रिंकल्ड सीड्स में स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट होते हैं। पूछा जाएगा स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम किस में एब्सेंट होता है, तो रिंकल्ड सीड में। ठीक है, अब यहां पर इस तरह मेंडल का जो काम है वो सक्सेसफुल रहा क्योंकि उन्होंने सही मटेरियल चुना, सिंपल तरीके से काम किया और रिकॉर्ड्स या स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हुए पूरा अपना डाटा मेंटेन किया, है ना। अब भाई मेंडल ने कौन कौन से तकनीक अपनाए अपने एक्सपेरिमेंट में, तो सबसे बेसिक जो तकनीक है जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में अपनाया था वो क्या था, देखते हैं, है ना। मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन संकरण के लिए इमेस्कुलेशन और बैगिंग की टेक्निक को विकसित की। ठीक है, इमेस्कुलेशन मतलब क्या होता है देखते हैं। फ्लावर ऑफ पी प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं, बिल्कुल, बाइसेक्सुअल मतलब क्या, जिसमें मेल और फीमेल, एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद होते हैं, एक ही फूल में मेल और फीमेल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक फूल बनाता हूँ, है ना, ये रहा मान के चलो एक फूल। अब इसी फूल में येलो मेल पार्ट और येलो फीमेल पार्ट है, तो एक ही फूल में मेल और फीमेल पार्ट दोनों अगर उपस्थित हैं तो उसको बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं, ये आपको पता है। ठीक, नाउ अब भाई बाइसेक्सुअल प्लांट है तो हमको अगर करवाना है भाई कि मेरे को एक प्लांट ऐसा और दूसरा प्लांट ऐसा, इन दोनों का क्रॉस करवाना है, तो ये दोनों ऑलरेडी बाइसेक्सुअल प्लांट है तो उस केस में ये खुद से ही तो क्रॉस कर जाएगा ना, दोनों में मेल और फीमेल दोनों है, खुद से क्रॉस कर जाएंगे, ये भी खुद से क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन मेरे को तो करवाना है इन दोनों का। तो उसके लिए मेरे को एक प्लांट को मेल बनाना पड़ेगा, एक फ्लावर को, और दूसरे फ्लावर को फीमेल बनाना पड़ेगा। तो यहीं पर ये कंडीशन आता है इमेस्कुलेशन का। इमेस्कुलेशन मतलब क्या होता है, एक ही फ्लावर को अगर मेल और फीमेल दोनों हैं तो एक फ्लावर का मेल हटा दिए, दूसरे फ्लावर का फीमेल हटा दिए। ठीक है, तो देखो इस मेथड में एक फ्लावर को मेल और दूसरे फ्लावर को फीमेल माना जाता है। कैसे किया जाता है, अच्छा हाँ, कैसे किया जाता है इमेस्कुलेशन। ठीक है, एमास्कुलेशन, एमास्कुलेशन, वाओ, इमेस्कुलेशन, देखो जब बाइसेक्सुअल फ्लावर के इमेच्योर स्टेज में एंथर को हटा दिया जाता है तो इसे इमेस्कुलेशन कहा जाता है।
जैसे एक फ्लावर है और इसमें हमको पता है कि भाई साहब इसमें मेल भी है और इसमें फीमेल भी है। चलो ये लो, फीमेल भी है इसमें, है ना? इसमें मेल भी है और इसमें फीमेल भी है, ठीक है? तो ये फ्लावर मेल और फीमेल है। अब हमको क्या करना है, इस फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बनाना है, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में है। तो हमको क्या करना है, इस फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बनाना है ना? तो यूनिसेक्सुअल बनाने के लिए एक को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। मतलब या तो मेल पार्ट को हटा देंगे या तो फीमेल पार्ट को हटा देंगे। अब इमैस्कुलेशन का मतलब वही होता है कि एक पार्ट को कट कर देना, है ना? अब एक पार्ट में किसको कट करना है, एंथर को अगर हम कट कर देते हैं तो ये इमैस्कुलेशन इसका हो जाएगा, ठीक है? नाउ अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका उद्देश्य सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। अच्छा ठीक है, भाई एक पार्ट को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है? मेल पार्ट को हटा दिया मैंने, तो अब फीमेल पार्ट बस बचा। तो इससे क्या होगा, ये फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण नहीं कर पाएगा। तो अब इस फीमेल पार्ट में हम क्या करेंगे, दूसरे फ्लावर के एंथर को ला, सॉरी मतलब जो पॉलन ग्रेन है उसको लाकर हम करवा सकते हैं फर्टिलाइजेशन, है ना? तो तीसरा प्रोसेस आता है क्या, बैगिंग। इमैस्कुलेशन फ्लावर को, इमैस्कुलेटेड फ्लावर को बैग्स या थैली से ढक दिया जाता है, इसे बैगिंग कहते हैं। अब भाई ये जो फ्लावर है ना, इस फ्लावर को भाई हमने क्या कर दिया, मेल पार्ट को तो हटा दिया है, मेल पार्ट को हटा दिया, अब ये बस फीमेल पार्ट है। अब फीमेल पार्ट को भी किसी भी अन्य फ्लावर से ये फर्टिलाइज ना हो जाए करके हम इस फीमेल पार्ट को भी ढक देंगे, हटाएंगे नहीं, बस बैग से ढक देंगे। अब बैग से ढकने के बाद यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, बैगिंग कहलाती है। इससे सॉरी इसका उद्देश्य है कि कोई अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन ना हो पाए। बिल्कुल, हम उस प्लांट को यूनिसेक्सुअल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम जिस प्लांट से चाह रहे हैं, मतलब जिस फ्लावर का चाह रहे हैं कि उसके साथ फर्टिलाइजेशन हो, उसी के साथ करवाएंगे ना, ठीक है? ये रहा। अब इसके बाद मैच्योर पॉलन ग्रेन मेल प्लांट से कलेक्ट किए जाते हैं और इमेस्कुलेटेड फ्लावर पर डाले जाते हैं। अब ये जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है ना, इस इमेस्कुलेटेड फ्लावर में हम मैच्योर पॉलन ग्रेन जो हम चाहते हैं जिस प्लांट का, उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन को यहाँ पर लाके डाल देंगे, ठीक है? फ्लावर में, फ्लावर के फीमेल पार्ट में। नाउ इस प्रोसेस के बाद फीमेल फ्लावर में सीड बनते हैं और इन सीड से जो प्लांट बनते हैं उन्हें मेंडल ने फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहा। मतलब पहली बार जो प्लांट बनेगा उनको फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और फिर ये जो F2 जनरेशन के पौधे हैं उनको सेल्फ पॉलिनेट कराया जाता है, जिससे कि F2 जनरेशन बनता है, ठीक है? मतलब बेसिकली यहाँ पर अगर सरल भाषा में बोलें तो मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए क्या किया, इमेस्कुलेशन किया। मतलब कि एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों थे, तो मेल को हटा दिया, बस फीमेल फ्लावर बचा दिया। फिर उसके बाद इस फ्लावर का बैगिंग किया, मतलब कि दूसरा जो मेल पार्ट है इसमें आके जुड़ ना पाए, तो इस वाले को ढक दिए बैग से। मेल से पॉलन लेकर फीमेल में डाला और सीड प्राप्त किया। अब हम जिस फ्लावर का पॉलन ग्रेन चाह रहे हैं उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन को यहाँ पर लाएंगे और ढक देंगे इसको, है ना? और इनसे F1 जनरेशन बनी, जिसे सेल्फ पॉलिनेट कराकर F2 जनरेशन बनाया गया, ठीक है? तो ये पूरा प्रक्रिया मेंडल के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, है ना, स्टेप्स इन मेकिंग क्रॉस इन पी प्लांट, ठीक है? तो देखो सबसे पहले क्या किया जा रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पेटल, स्टिग्मा, एंथर, स्टेमन एंड कार्पेल। अब इसका एंथर पार्ट हम लोग कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंथर पार्ट को कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ एंथर, जिसे क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ए में क्या लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है? रिमूवल ऑफ एंथर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो ये एंथर को कट कर रहे हैं, है ना? इसी को ही तो क्या बोल रहे हैं हम, इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर, इमेस्कुलेशन बोल रहे हैं इसको, ठीक है? अब ए तो हो गया, इमेस्कुलेशन हो गया। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं पता है, बी में क्या कर रहे हैं, देखो पहले तो हाँ ये हटा दिए, ये पेरेंट है, इसका मेल पार्ट हटा दिए। उसके बाद फिर बी में क्या कर रहे हैं पता है, दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसमें ट्रांसफर करा रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन या जिसे पॉलिनेशन बोलते हैं, यहाँ पर क्या करा रहे हैं हम लोग, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, जिसे पॉलिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, ठीक है? तो भाई ये पॉलन तो हटा दिए हम, लेकिन दूसरे फ्लावर का पॉलन हम लोग इसमें ट्रांसफर कराएंगे, जिससे कि इतने सारे बीज बनेंगे और इन बीजों से जब उगाएंगे तो इतने सारे पौधे बन जाएंगे। ये है F1 जनरेशन।
और फिर इन्हीं से क्रॉस कराएंगे, इन्हीं से ऐसे क्रॉस कराते हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है और सेल्फ पॉलिनेशन से फिर F2 जनरेशन आगे बनता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्या समझ में आई? और नहीं आई तो एक बार फिर से लेक्चर देखो, कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करो डिस्कशन सेक्शन में, फिर वहां पर मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई साहब, चलो तो यहाँ पर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, ये वाला लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे और उसके बाद फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस, ऐसे करके अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन हमारा आ रहा है इस चैप्टर, तो इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखो कितना हिंदी में प्रॉपर अच्छे से आसान भाषा में आपके लिए लिख के मैं ला दिया हूँ। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और समझ आया पसंद आया तो आप बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है ना। चलो भाई साहब, और जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन नहीं करा है जल्दी से कोर्स ज्वाइन कर लो, आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है, इसीलिए फटाफट पीजीटी बायोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करो, सीजी सेट का कोर्स ज्वाइन करो, और एपी जूलॉजी बॉटनी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और पीजीटी बायोलॉजी का टेस्ट भी है। ठीक है, तो ये सभी क्या कर लो, जल्दी से जल्दी फटाफट ज्वाइन कर लो। आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, और या तो 6261144902 पर भी कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।